गमे दुनिया से घर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, फलक का देखना तकरीब तेरे याद आने की। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 136 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर मिर्ज़ा गालिब साहब ने एक बार फिर से एक ज़ालिम महबूब का और एक बेचारे आशिक का मुद्दा उठाया है कुछ शेरों में, और नई इमेजरी और इमेजिनेशन के साथ उसको पेश किया है। लेकिन गज़ल के शेर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, बड़े खूबसूरत शेर हैं और इनको समझना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की भी कोशिश करेंगे। और एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं, गमे दुनिया से घर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, गमे दुनिया से घर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, फलक का देखना तकरीब तेरे याद आने की। खुलेगा किस तरह मज़मू मेरे मकतूब का या रब, खुलेगा किस तरह मज़मू मेरे मकतूब का या रब, कसम खाई है उस काफिर ने कागज़ के जलाने की। लिपटना पर नियामे शोलाए आतिश का पिन्हा है, लिपटना पर नियामे शोलाए आतिश का पिन्हा है, वले मुश्किल है हिकमत दिल में सोज़े गम छुपाने की। उन्हें मंजूर अपने ज़ख्मियों का देख आना था, उन्हें मंजूर अपने ज़ख्मियों का देख आना था, उठे थे सैरे गुल को देखना शोखी बहाने की। हमारी सादगी थी इल्तिफ़ाते नाज पर मरना, हमारी सादगी थी इल्तिफ़ाते नाज पर मरना, तेरा आना न था जालिम मगर तमहीद जाने की। लक़द कूबे हवादिस का तहम्मुल कर नहीं सकती, लक़द कूबे हवादिस का तहम्मुल कर नहीं सकती, मेरी ताकत की जामी थी बुतों की नाज उठाने की। कहूँ क्या खूबिए औज़ाए अबनाए ज़मां गालिब, कहूँ क्या खूबिए औज़ाए अबनाए ज़मां गालिब, बदी की उसने जिससे हमने की थी बारहा नेकी। तो पहला शेर देखते हैं कि गमे दुनिया से घर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, फलक का देखना तकरीब तेरे याद आने की। फलक कहते हैं आसमान को। ये किसी हायर पावर के लिए, किस्मत के लिए, खुदाई के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जब फलक में सितारों की गर्दिश होती है तो आशिक की किस्मत एक नेगेटिव सेंस में बदलती है, तो मुसीबतें बलाएं उसकी ज़िंदगी में फलक भेजता है। तो फलक भी आशिक के ऊपर जुल्म और सितम ढाता है। तकरीब कहते हैं पास आने को, किसी चीज़ का मौका, किसी चीज़ का कारण या किसी बात का ज़रिया, उसको भी तकरीब कह सकते हैं। तो आशिक की ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है, इश्क का गम भी लगा हुआ है और इस दुनिया के रोज़गार का गम भी उसको सहना पड़ रहा है। गालिब साहब ने एक शेर में कहा था, गमे इश्क अगर ना होता गमे रोज़गार होता। तो दोनों ही गम बेचारे को सहने पड़ रहे हैं, ऐसा इस शेर में लगता है। और उसको कभी आराम नहीं मिलता है। तो इस दुनिया के गम का बोझ उठाते उठाते बेचारा थक गया है और उसका सर हमेशा झुका हुआ रहता है। तो गमे दुनिया का बोझ उठाते उठाते बेचारे का सर हमेशा झुका हुआ रहता है। और वो अपने महबूब से कहता है कि गमे दुनिया से अगर पाई भी फुर्सत सर उठाने की है। तो टोन देखें कि वो कहते हैं कि वैसे तो मुझे कभी फुर्सत नहीं मिलती इस गमे दुनिया से अपना सर उठाने की, मैं हमेशा इस गम से जूझता रहता हूँ, मेरा सर झुका हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है। लेकिन अगर कभी फुर्सत मिले भी सर उठाने की तो क्या होता है, फलक का देखना तकरीब तेरे याद आने की। तो जब मैं सर उठाता हूँ तो मेरी निगाह आसमान की तरफ फलक की तरफ जाती है और मुझे तू याद आ जाता है। तो आसमान की तरफ देखना एक मौका, एक ज़रिया बन जाता है तुझे ही याद करने का है। अब वो महबूब उसको याद क्यों आ जाता है, क्योंकि महबूब भी फलक की तरह जालिम है। तो फलक, आशिक की किस्मत भी उसके ऊपर जुल्म और सितम ढाती है और महबूब भी उसके ऊपर जुल्म और सितम ढाता है। इसी वजह से जब वो फलक की तरफ देखता है तो उसको अपना जालिम महबूब याद आ जाता है। तो महबूब के जुल्म और सितम याद आ जाते हैं, किस कदर उसने दुख सहे हैं वो बात याद आ जाती है, या फिर महबूब के साथ बिताया हुआ वक्त उसको याद आ जाता है और वो बेचारा फिर से उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो किसी सूरत में उसको आराम नहीं मिलता। अगर कभी गमे दुनिया से उसको फुर्सत मिले तो उसको, उसकी निगाह आसमान की तरफ जाती है
और उसको अपने महबूब की याद आ जाती है और महबूब के जुल्म सितम की याद आ जाती है और वो बेचारा फिर से दुखी हो जाता है। तो कहते हैं कि गमे दुनिया से घर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, फलक का देखना तकरीब तेरे याद आने की। कि जब मैं फलक को देखता हूँ तो तू ही मुझे याद आ जाता है। ये भी हो सकता है कि वो महबूब को याद करना चाहता है, तो वो जानबूझ के आसमान की तरफ देखता है, और आसमान को देखना तो एक बहाना है, उसको महबूब के जुल्मों सितम से लगाव है और वो उसे ही याद करना चाहता है। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। अच्छा, अगला शेर देखें कि खुलेगा किस तरह मजमू मेरे मकतूब का या रब, खुलेगा किस तरह मजमू मेरे मकतूब का या रब, कसम खाई है उस काफिर ने कागज़ के जलाने की। मकतूब कहते हैं खत को, लेटर को। मजमू कहते हैं थीम को, टॉपिक को। इस केस में खत का मुद्दा क्या है। तो पहली लाइन में वो खुदा के सामने अपने गम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या उससे फरियाद कर रहे हैं, या उससे शिकायत कर रहे हैं। कहते हैं खुलेगा किस तरह मजमू मेरे मकतूब का या रब, या कि जो मैंने ये खत लिखा है इसका मजमून, इसका मुद्दा किस तरह से खुलेगा, नहीं खुल सकता। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि आशिक अपने दिल का हाल अपने महबूब को बताना चाहता है, और लेकिन जालिम महबूब है, वो इस बात का मौका भी उसको नहीं देगा। तो आशिक ने एक ख़त लिखा है, उस खत के अंदर उसने बयान किया है कि वो महबूब से किस कदर इश्क करता है और किस कदर जुदाई का गम सहता है। और अब उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि महबूब उस खत को खोले और उसको पढ़ ले, लेकिन जालिम महबूब है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। एक और सूरत है जिसके अंदर आशिक को लगता है कि उसके दिल का हाल महबूब के ऊपर खुल सकता है, और वो ये है कि अगर महबूब उस खत को जला दे। तो जो लफ्ज़ आशिक ने लिखे हैं खत के अंदर, या अगर शायरी लिखी गई है, तो उसके अंदर इतनी शिद्दत है, इतनी इंटेंसिटी है कि एक चिंगारी देने की ज़रूरत है। वो खत बड़ी शिद्दत से जल उठेगा, और उसकी शिद्दत आशिक को लगता है महबूब को बता देगी कि वो किस कदर दुखी है, वो किस कदर शौक़ अपने दिल के अंदर रखता है, किस कदर उससे इश्क करता है। तो उसके इश्क की और दुख की इंटेंसिटी इस बात से महबूब पे और इस पूरी दुनिया पे खुल जाएगी कि जिस शिद्दत से वो खत जलेगा। लेकिन महबूब ने कसम खाई है कि वो खत को जलाएगा भी नहीं। जब मैंने पहली बार दूसरी लाइन को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि उस महबूब ने कसम खा ली है कि वो इस खत को जला देगा। अगर आप उस सेंस में पढ़ें तो भी मतलब ये निकलता है कि वो उस खत को पढ़ेगा नहीं और ख़त का मजमून महबूब के ऊपर नहीं खुलेगा। ये उसके जुल्म ढाने का ही एक अंदाज़ है। अब देखें, अगर वो ख़त को पढ़ ले तो बात बन गई, अगर वो ख़त को जला दे तो भी बात बन सकती है, लेकिन वो कम्प्लीटली आशिक के ख़त को इग्नोर करेगा, और ये एक ऐसी सूरत है जो आशिक के लिए बहुत मुश्किल होती है। अगर महबूब कोई एक्शन ही ना ले, या तो इसका मतलब यह है कि वो कम्प्लीटली आशिक को इग्नोर कर रहा है। तो ये महबूब के जुल्मों सितम ढाने की अदा है, और ये आशिक के लिए बहुत मुश्किल बात होती है, बहुत मुश्किल सूरत होती है। और पहली लाइन में उन्होंने कहा है या रब, और दूसरी लाइन में महबूब को काफिर बोला है। तो शायद वो खुदा से शिकायत कर रहे हैं और ये तवक्को रखते हैं कि इस दुनिया में तो कोई इंसाफ उनके साथ नहीं कर सका, महबूब के जुल्मों की सज़ा किसी ने उसको नहीं दी। शायद वो खुदा से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि खुदा उनके साथ इंसाफ करेगा, महबूब के जुल्म की सज़ा उसको देगा। तो ये रंग भी एक इसके अंदर है। तो ओवरऑल महबूब कभी मौका नहीं देगा आशिक को अपना हाल दिल बयान करने का, और ये भी एक जुल्म ढाने की ही अदा है। खुलेगा किस तरह मजमू मेरे मकतूब का या रब, कसम खाई है उस काफिर ने कागज के जलाने की। अगला शेर देखें, लिपटना परनिया में शोलाए आतिश का पिन्हा है, वले मुश्किल है हिकमत दिल में सोजे गम छुपाने की। परनिया एक किस्म का रेशमी कपड़ा होता है जो कि बड़ा एक डेलिकेट कपड़ा होता है। हिकमत कहते हैं विजडम को, नॉलेज को, किसी तरह के हुनर को, आर्ट को भी हिकमत कहा जा सकता है। सोजे गम, गम की गर्मी, दुख की गर्मी, गम की इंटेंस गर्मी है। तो इस शेर का जिस्ट ये है कि दिल में सोजे गम को छुपाना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है।
तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए गालिब साहब ने बड़ी खूबसूरत इमेजरी का इस्तेमाल किया है। कहते हैं लिपटना पर नियाम शोलाए आतिश का पिन्हा है, कि ये बात तो मुमकिन है कि आप शोलाए आतिश को, आग की लपटों को इस रेशमी कपड़े के अंदर लपेट दें और उसको वहाँ पे छुपा दें। तो आग की लपटों का इस रेशमी कपड़े के अंदर लिपट जाना और छुप जाना मुमकिन है, लेकिन वले मुश्किल है हिकमत दिल में सोज़े गम छुपाने की। दिल में सोज़े गम छुपाने की हिकमत, हुनर बहुत मुश्किल है। तो सोज़े गम दिल में छुपाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आशिक का दिल इस रेशम के कपड़े से भी ज़्यादा नाजुक है, डेलिकेट है, और सोज़े गम में आग से भी ज़्यादा गर्मी है। तो आशिक के दिल के अंदर ये सोज़े गम छुप के नहीं रह सकता, ये सोज़े गम दिल में छुपाया नहीं जा सकता। किसी तरह से ज़ाहिर होगा, आशिक की वहशत में, आशिक के खून के आंसुओं में, आशिक के नालों में ये सोज़े गम ज़ाहिर होगा, या फिर वो आशिक के दिल को जला के राख कर देगा। तो देखें क्या खूबसूरत शेर है कि एक सिल्क के, एक रेशम के कपड़े के अंदर आग को जलाना, आग को लपेटना और छुपाना एक इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन कहते हैं कि वो भी हो सकता है, लेकिन दिल के अंदर सोज़े गम नहीं छुप सकता। लिपटना परनिया में शोलाए आशिक का पिन्हा है, लिपटना परनिया में शोलाए आतिश का पिन्हा है, वले मुश्किल है हिकमत दिल में सोज़े गम छुपाने की। अगला शेर देखें। उन्हें मंजूर अपने जख्मियों का देख आना था, उन्हें मंजूर अपने जख्मियों का देख आना था, उठे थे सैर गुल को देखना शोखी बहाने की। शोखी कहते हैं शरारत को, मिस्चीवियसनेस को। सैर गुल, चमन में, बाग में गुलाब खिले हुए हैं, गुल खिले हुए हैं, और उनको देखने के लिए जाना, उसको सैर गुल करना कह सकते हैं। तो महबूब इतना खूबसूरत है, ये उसकी अदाएं, उसकी निगाहें जो हैं वो इतनी डेंजरस हैं कि वो आशिकों को ज़ख्मी करता हुआ जाता है जहाँ जहाँ वो जाता है। तो उसकी खूबसूरती आशिकों के दिलों पे जुल्म ढाती है। जिस तरफ वो देखता है उसकी निगाहों के तीर आशिकों के दिलों पे लगते हैं और वो बेचारे ज़ख्मी हो जाते हैं। और वो इतना जालिम महबूब है कि वो अपने आशिकों को ज़ख्मी देखना पसंद करता है। तो आगे पीछे जहाँ जहाँ वो जाए, खून से लथपथ आशिक ज़ख्मी हुए पड़े हों, ये नज़ारा देखना उसको बहुत पसंद है। तो उसके लिए सैर गुल करना, बाग में खिले हुए गुलों का नज़ारा करना और ज़ख्मी आशिकों का नज़ारा करना एक बराबर है। दोनों में उसको बहुत मज़ा आता है, वो इन्जॉय करता है। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि उसकी शोखी देखें, उस जालिम महबूब की शरारत का अंदाज़ देखें, किस कदर वो शरारत पे आमादा है कि उसने बहाना बनाया है कि वो सैर गुल को उठ के जा रहा है। और लेकिन उसका असली मकसद ये है कि वो अपने ज़ख्मी आशिकों को देखना चाहता है। वो अपने ज़ख्मी आशिकों को देखने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसको मज़ा आता है अपने आशिकों को ज़ख्मी देखने में, इस कदर वो जालिम है। तो या तो वो पहले ज़ख्मी कर चुका है, या जहाँ जहाँ से गुजरेगा आशिकों को, इस पूरे ज़माने को ज़ख्मी करता हुआ जाएगा, क्योंकि पूरा ज़माना ही गालिब साहब के आशिक का महबूब होता है। ये हमने शायरी में कई बार देखा है। तो लेकिन उसने बहाना ये बनाया है कि वो सैर गुल करने जा रहा है, गुलों की सैर करने के लिए जा रहा है, खूबसूरत गुलों को देखने के लिए जा रहा है, और ये उसकी शोखी का अंदाज है। जो जानकार लोग हैं उनको शायद पता है कि वो बहाना बना रहा है, लेकिन वो फिर भी बहाना बना रहा है। यही उसकी शरारत का, यही उसके जुल्म ढाने का एक अंदाज है। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि उन्हें मंजूर अपने ज़ख्मियों का देख आना था, कि जो वो करना चाहता था वो ये है कि वो अपने ज़ख्मियों को, अपने ज़ख्मी आशिकों को देखने जाना चाहता था। उन्हें मंजूर अपने ज़ख्मियों का देख आना था, उठे थे सैर गुल को देखना शोखी बहाने की। तो उस खूबसूरत महबूब की यहाँ पे तारीफ़ भी कर दी गई है, और किस कदर वो जालिम है, किस कदर वो शौक है, उसको भी बयान कर दिया गया है। और क्या मंजर देखें उन्होंने पेश किया है। लाल गुल खिले हुए हैं एक तरफ, और एक तरफ खून से लथपथ ज़ख्मी आशिक पड़े हैं, और महबूब जो है एंजॉय कर रहा है इस नज़ारे को देख देख के। अगला शेर देखें। हमारी सादगी थी इल्तिफ़ात नाज पर मरना,
हमारी सादगी थी इल्तिफाते नाज पर मरना, तेरा आना न था जालिम मगर तमहीद जाने की। इल्तिफात इस केस में कहेंगे मेहरबानी को, काइंडनेस को, कर्टसी को। तमहीद कहते हैं जिसको हिंदी में भूमिका कहा जाता है, प्री एम्बल या अरेंजमेंट। जो चीज़ आगे होने वाली है उसके लिए आप किसी तरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं और यू आर सेटिंग द स्टेज फॉर समथिंग दैट इज़ कमिंग। तो महबूबा आशिक के पास आई है, यू नो, या आई थी, और आशिक कह रहा है कि हमारी सादगी थी इल्तिफाते नाज पर मरना, कि ये मेरी सादगी थी, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। भोलापन भी हो सकता है लेकिन बेवकूफ़ी के सेंस में शायद इसको इस्तेमाल किया गया है कि ये मेरी सादगी थी कि मैं तेरे इल्तिफाते नाज पर मर मिटा, या मैं कुर्बान हो गया तेरे नाज नखरों की मेहरबानी पर। या मैं इस बात पे विश्वास कर बैठा कि तू मुझसे मिलने के लिए आई है, तू मेरी परवाह करती है, मुझसे मिलने के लिए आई है, मेरे पास रहेगी, मुझे तू प्यार करती है। लेकिन कहते हैं तेरा आना न था जालिम मगर तमहीद जाने की, या कि यह जालिम, ये तेरा आना, मेरे पास आना नहीं था, ये तो बस एक तमहीद थी तेरे जाने की। इट वॉज जस्ट ए प्रीएम्बल टू योर लीविंग। या तो मुझे लगा कि तू मुझे मिलने के लिए आई है लेकिन तेरा ध्यान कहीं और ही था, तुझे मेरी परवाह कहाँ है। या तो तू तो बस मुझे नाज नखरे दिखाने के लिए आई थी। ये नाज नखरे भी मेरे ऊपर जुल्म सितम ही ढाते हैं, और पहले ही मैं दुखी था, तू आई, मुझे एक झलक दिखा के चली गई है। तू पहले से ही मन बना के आई थी कि तू मेरे पास नहीं ठहरेगी, या और देख, तू बस तमहीद बांधने आई थी। तेरा आना जो था वो तेरे जाने की ही तमहीद था। तू पहले से ही मन बना के आई थी कि तू यहाँ से चली जाएगी, है। अब देखें हुआ क्या है, वो बेचारा पहले ही शायद दुखी था, खूबसूरत महबूब के चेहरे को देख के और वो दुखी हो गया है। उसके नाज नखरे, उसकी अदाएं उसके ऊपर जुल्म ढा के चली गई हैं, या और अब वो ताउम्र उसकी याद में तड़पेगा, या। तो महबूब का जुल्म ढाने का अंदाज देखें, पहले से भी ज़्यादा वो आशिक को दुखी करके छोड़ गया है। तो ये उसके जुल्म सितम ढाने का एक और तरीका है। तो कहते हैं कि मैं तो तेरे ऊपर मर मिटा था, मैं ये सोच बैठा था कि तू मेरे ऊपर मेहरबान हो गई है, मुझे मिलने के लिए आई है, मेरे पास रहेगी, लेकिन तेरा आना आना नहीं था, ये तो सिर्फ तूने तमहीद बांधी थी मुझे ज़ख्मी करके, मुझे दुखी करके, मुझे छोड़ के जाने की। ये तेरी इंटेंशन पहले से ही थी कि तू मुझे दुखी करके चली जाएगी। हमारी सादगी थी इल्तिफाते नाज पर मरना, और ये मेरी सादगी थी, ये मेरा भोलापन या शायद बेवकूफ़ी थी कि मैं तेरे इल्तिफाते नाज पे मर मिटा। हमारी सादगी थी इल्तिफाते नाज पर मरना, तेरा आना न था जालिम मगर तमहीद जाने की। अगला शेर देखें कि लकद कूबे हवादिस का तहम्मुल कर नहीं सकती, लकद कूबे हवादिस का तहम्मुल कर नहीं सकती, मेरी ताकत की जामी थी बुतों की नाज उठाने की। लकद कहते हैं किसी को लात मारना, ठोकर मारना। हवादिस कहते हैं मुसीबतों को, हादसों को। और कूबे हवादिस का मतलब है इन मुसीबतों हवादिस की ठोकरें। तो कई जगह पे इस लफ्ज़ को कोब लिखा गया है, या तो मैं रेख्ता.org पे इसको कूब लिखा गया है तो मैं कूब ही पढ़ूंगा, लेकिन दूसरे सोर्सेज में इसको कोब लिखा गया है। तो तहम्मुल का मतलब है बर्दाश्त करने की आपके अंदर जो शक्ति है, या आपका पेशेंस हो सकता है, आपकी एंड्योरेंस हो सकती है। जामी वो शख्स है जो कि किसी काम को करने का जिम्मा उठाता है, या उसको जामी बोलेंगे। तो शेर ये है कि लकद कूबे हवादिस का तहम्मुल कर नहीं सकती, मेरी ताकत की जामी थी बुतों की नाज उठाने की। और खूबसूरत महबूबों को भी बुत कहा जाता है, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। तो बेहद कमज़ोरी की सूरत है यहाँ पे, आशिक बेहद कमज़ोर हो चुका है। तो कह रहा है कि एक टाइम था, एक वक्त ऐसा था कि मेरी ताकत की जामी थी बुतों की नाज उठाने की। बुतों का, खूबसूरत महबूबों का नाज उठाने का जिम्मा मेरी ताकत उठा सकती थी, या तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं खूबसूरत महबूबों के नाज नखरे उठा सकता था, या क्योंकि उनकी अदाओं, उनकी खूबसूरत बुतों की, महबूबों के नाज नखरे उठाना एक आसान बात नहीं है। आपको बहुत हिम्मत, ताकत की ज़रूरत इसके अंदर पड़ेगी।
लेकिन वो कहते थे कि मेरे अंदर इतनी ताकत थी, या मेरी ताकत ज़िम्मा ले सकती थी खूबसूरत महबूबों के नाज नखरे उठाने का। और लेकिन आज क्या है, आज क्या हो रहा है कि लकद कूबे हवादिस का तहम्मुल कर नहीं सकती, और अब मेरी ताकत इस दुनिया की मुसीबतों की ठोकरें भी सहन नहीं कर सकती। तो अब इसके अंदर रंग देखें कि महबूब के नाज उठाना बहुत बड़ी बात है, इस दुनिया की मुसीबतें उसके आगे कुछ नहीं है। तो इश्क करना सबसे मुश्किल काम है। और दूसरा रंग कमज़ोरी का है। अब वो बेचारा कमज़ोर क्यों हुआ है? वही नाज नखरे जो उसने महबूबों के सारी ज़िंदगी उठाए हैं, उनके जुल्म सह सह के बेचारा कमज़ोर हो गया है। और ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे पैदा होती है। लेकिन ओवरऑल एक बड़ी कमज़ोरी की सूरत है। एक वक्त ऐसा था कि वो खूबसूरत महबूबों के नाज नखरे उठाने की ताकत रखता था, इश्क करने की ताकत रखता था, और अब इतना कमज़ोर है कि इस दुनिया की मुसीबतें भी और इस दुनिया की मुसीबतों की ठोकरें भी उससे हैंडल नहीं हो रही है। लकद कूबे हवादिस का तहम्मुल कर नहीं सकती, मेरी ताकत की जामी थी बुतों की नाज उठाने की। और ये आखिरी शेर देखें, कहते हैं कि कहूँ क्या खूबिए औज़ाए अबनाए ज़मा गालिब, कहूँ क्या खूबिए औज़ाए अबनाए ज़मा गालिब, बदी की उसने जिससे हमने की थी बारहा नेकी। या तो पहले जो अभी तक जो हमने शेर पढ़े थे उनके अंदर रदीफ़ थी उठाने की, याद आने की, तो और तमहीद जाने की। और इस शेर के अंदर जो जो रदीफ़ है वो है नेकी। या तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा अजीब है जैसा मुझे लगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक खूबसूरत अंदाज़ है शेर लिखने का, जिसको शायद लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं या किया करते थे। या कहूँ क्या खूबिए औज़ाए अबनाए ज़मा गालिब, बदी की उसने जिससे हमने की थी बारहा नेकी। अबना कहते हैं बेटों को या लोगों को, या और औज़ा कहते हैं तौर तरीक़ों को, आदतों को, जिस तरह से कोई इंसान बिहेव करता है या किसी का नेचर। खूबी ये औज़ाए अबनाए ज़मा का मतलब है इस ज़माने के बेटों की, इफ़ेक्टिवली इस ज़माने के लोगों के तौर तरीके या आदतों की खूबी। या तो इसको एक सरकास्टिक अंदाज में इस्तेमाल किया गया है कि मैं क्या कहूँ इस ज़माने के, आजकल के ज़माने के लोगों के तौर तरीक़ों की खूबियाँ मैं कैसे बयान करूँ, या मैं क्या कहूँ उसके बारे में। और दूसरी लाइन में कहते हैं बदी की उसने जिससे हमने की थी बारहा नेकी। बदी कहते हैं बुरे बर्ताव को। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों से मैंने कई बार हमेशा नेकी की, उन्होंने मेरे साथ बदी की, या तो उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। तो जैसा अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि नो गुड डीड गोज़ अनपनिश्ड, ऐसा ही मिर्ज़ा गालिब साहब के साथ हुआ है। तो इसके अंदर एक शिकायत का रंग है, दुनिया की दगाबाजी को भी उन्होंने बयान किया है। तो कहते हैं कि कभी अच्छा सिला मुझे नहीं मिला, मैंने तो लोगों के साथ नेकी की, अच्छा बर्ताव किया, लेकिन बदले में मुझे बुरा बर्ताव ही मिला, उन्होंने मेरे साथ बदी की। और अब मैं पहली लाइन में सरकास्टिक अंदाज में उन्होंने कहा है कि कहूँ क्या खूबी है औज़ाए अबनाए ज़मा गालिब, कि लोगों की आदतें आजकल तौर तरीके कैसे हो गए हैं, मैं क्या तुम्हें बताऊँ, जिस से मैंने नेकी की उसने बदले में मेरे साथ बदी की। कहूँ क्या खूबी है औज़ाए अबनाए ज़मा गालिब, बदी की उसने जिससे हमने की थी बारहा नेकी। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।